मोदी साहब के सामने जब प्रियंका गांधी जी लड़ेंगी तब वो चुनाव ही कुछ अलग होगा। वो रणनीति ही अलग होगी, वो प्रचार ही अलग होगा। राहुल गांधी जीत लेंगे, रायबरेली सोनिया गांधी जीत लेंगी और वाराणसी प्रियंका गांधी जीत लेंगी। अगर ये तीनों सीटें कांग्रेस जीत लेती है, गांधी परिवार जीत लेता है, फिर तो उत्तर प्रदेश के इस बार जो 80 सीटें हैं उसमें से कांग्रेस को कम से कम 20-25 सीटें तो आनी चाहिए। आनंद दुबे, तो क्या संजय राउत जो महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे को पिटवा चुके, शरद पवार को पिटवा चुके, अब उनको अच्छा नहीं लग रहा है, प्रियंका जी को भी अपमानित कराना चाह रहे हैं? संजय राउत जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जोरदार मुकाबला होगा। उन्होंने जो कहा प्रियंका जी लड़े तो जोरदार मुकाबला होगा, तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर उद्धव ठाकरे जी काशी महादेव की नगरी है, बम बम बोल रहा है। संजय राउत का यह बयान कि पीएम मोदी के मुकाबले प्रियंका गांधी को 2024 में वाराणसी से उतरना चाहिए, कांग्रेस के लिए भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी पे जोरदार मंथन सुनिए, जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णन ने संजय राउत से कही बड़ी बात। जब इस देश में यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप जब तक अच्छा काम करते जाएंगे जीतेंगे, जैसे ही आप थोड़े से भटके आपको जनता रास्ता दिखा देती है। जब इतिहास में ये हो चुका है तो जिस प्रकार आज देश की स्थिति है, क्यों नहीं मोदी साहब हार सकते हैं? मानक सर, अच्छा ओके, मतलब अमेठी राहुल गांधी जीत लेंगे, रायबरेली सोनिया गांधी जीत लेंगी और वाराणसी प्रियंका गांधी जीत लेंगी। अगर ये तीनों सीटें कांग्रेस जीत लेती है, गांधी परिवार जीत लेता है, फिर तो उत्तर प्रदेश के इस बार जो 80 सीटें हैं उसमें से कांग्रेस को कम से कम 20-25 सीटें तो आनी चाहिए। आनंद दुबे, मैं इसी पे आ रहा हूं। 2009 में जब यूपीए 2 और 2004 में एक समय था कि 25-25, 20-20 सीटें उत्तर प्रदेश से लोकसभा की कांग्रेस जीतती थी, लेकिन 2014 के बाद मोदी जी के प्रचार के बाद, उनकी लोकप्रियता के बाद जरूर उसमें गिरावट आई है। आपके इंडिया गठबंधन से तो पहले पूछ लीजिए, समाजवादी पार्टी देगी ये 3 सीटें भी कांग्रेस को या नहीं देगी? उनसे तो पहले पूछ लीजिए। नहीं, देखिए रायबरेली तो सोनिया गांधी जी की पारंपरिक सीट है, वो वर्तमान में सांसद है। अरे अखिलेश जी कह चुके हैं इस बार रायबरेली पे भी उतार सकते हैं। नहीं, अब चूंकि यहाँ उनका कोई प्रवक्ता होगा तो वो जरूर इस पर कहेगा, मैं उस पर नहीं कह सकता। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि सोनिया गांधी जी बहुत भारी मतों से जीतते आई हैं और जीतेंगी। अमेठी में एक बार राहुल गांधी जी को एक जुमले के तहत, एक प्रचार के माध्यम के तहत जरूर हरवा दिया गया, लेकिन राहुल गांधी जी अमेठी के ही हैं, अमेठी राहुल गांधी जी का है, वो पुनर्वृत्ति करेंगे, फिर जीत के आएंगे। और रही बात वाराणसी की, तब ये आचार्य जी बैठे हैं, वो अच्छे से विश्लेषण करेंगे कि कांग्रेस की इसमें वाराणसी में क्या स्थिति है। अच्छे से करेंगे तो संजय राउत क्यों कर रहे हैं? फिर मैं वही समझ नहीं पा रहा हूं मैं अभी भी। संजय राउत का वाराणसी, अमेठी, रायबरेली में इतनी दिलचस्पी क्यों है? इतनी बार संजय राउत वाराणसी गए हैं, बताइए मुझे, पिछले 5 साल में, 10 साल में, या अमेठी रायबरेली घूम के आए हैं? सामना के वो संपादक रहे हैं, आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको पत्रकार तो मत कहिए कम से कम। आनंद दुबे नेता हैं वो नहीं, वो नेता भी हैं, साथ में एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, आज भी संपादकीय वही लिखते हैं सामना में, तो हम तो उन्हें एक पत्रकार और एक नेता के रूप में ही देखते हैं। तो मान लेना फिर कि एक नेता का दावा है और हवा हवाई है, जिसका कोई आधार ही नहीं है। नहीं, हवा हवाई नहीं, आधार है। मैं पहले ही कह रहा हूं कि अजय राय जी को वहां भी 2-2 बार लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के करीब वोट मिलते आए हैं। मैं फिर यही कह रहा हूं कि मोदी साहब के 2014 के बाद एक लहर जो बनी पूरे देश में, अच्छे दिन वाली, अब की बार मोदी, उसमें ही वाराणसी में मोदी साहब जीते हैं। अन्यथा तो एक ही बार मुरली मनोहर जोशी जी 2009 में जीते थे। मोदी साहब वहां से 2-2 बार चुनाव जीते, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब मुकाबला होगा और मुकाबला बराबरी का होगा, तब तो किसी निर्णय पे हम सब पहुंचेंगे। मोदी साहब के सामने जब प्रियंका गांधी जी लड़ेंगी तब वो चुनाव ही कुछ अलग होगा, वो रणनीति ही अलग होगी, वो प्रचार ही अलग होगा। और ये एक राजनीति में होता आया है कि इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हार गई हैं, इसमें संजय गांधी भी चुनाव हारे हैं, बहुत सारे लोग चुनाव हारते और जीतते हैं, तो मोदी साहब क्यों नहीं हार सकते हैं? जब इस मैं अब क्या ही कहूँ मानक जी, मेरा तो साहस टूट गया। आनंद दुबे जैसे प्रवक्ता अगर हों तो फिर अब बहस क्या की जाए। मुझे लगता है कि या तो मजाक करने के मोड में संजय राउत के साथ पूरी उद्धव सेना आ गई है, और या वो प्रियंका गांधी को एक वो है ना, हम लोग कथा किस्से वाले लोग हैं, तो ट्रेन में कमज़ोर सा आदमी चला जा रहा था अपने पूरे परिवार के साथ, किसी मजबूत आदमी ने एक थप्पड़ लगा दिया उसने, तो उसने कहा कि अगर मेरे साले को हाथ लगा के दिखाओ तो मैं तुमको बताता हूँ, और अंत में वो पूरे परिवार को पिटवा देता है। तो क्या संजय राउत जो महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे को पिटवा चुके, शरद पवार को पिटवा चुके, अब उनको अच्छा नहीं लग रहा है, प्रियंका जी को भी अपमानित कराना चाह रहे हैं? किसी चीज़ का कोई तुक ताल होता है। हम इस डिबेट में, जब मुझे बताया गया कि इस बहस में रहना है, तो मुझे सचमुच ये आश्चर्यजनक लगा, और मुझे लगा था कि शायद ऐसे तो कोई बात नहीं करेगा, लेकिन आनंद दुबे जिस तरह की बात कर रहे हैं उसके बाद लगता है कि इन्होंने हार, प्रहसन, इसी के लिए राजनीति शुरू कर दी है। और
उत्तर प्रदेश को जो भी जानता है, इसमें कहीं कोई बहस नहीं, लोकतंत्र में किसी को भी कहीं से लड़ने का अधिकार है, कोई किसी को हरा सकता है, कोई अजेय नहीं है। जैसे अभी इन्होंने कहा कि अमेठी गांधी जी की, राहुल गांधी की सीट है, तो भैया नहीं, किसी की सीट वीट नहीं है। लोकतंत्र में सब जनता की सीट होती है, कभी किसी को अच्छा मानेंगे, कभी किसी को हरा देंगे। लेकिन जब आप बिना किसी वजह, बिना किसी आधार के, और मैं आपको याद दिला देता हूं, सबको याद में आ जाएगा, 2019 में कुछ लोगों ने कहा कि प्रियंका जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, वाटर टेस्टिंग चल रही थी। एक हफ्ते के भीतर कांग्रेस की तरफ से स्पष्टीकरण आ गया, ऐसा कुछ नहीं। उस वक्त भी मैं टीवी चैनलों की बहस पर था और मैंने कहा कि अगर सचमुच प्रियंका गांधी को गंभीरता से उत्तर प्रदेश की राजनीति में आना है तो अमेठी और रायबरेली उनकी सीट है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की सीट हुआ करती थी फूलपुर, उनका स्वराज भवन और आनंद भवन वहीं आता है। गंभीरता से आएंगे, हवाई राजनीति बंद करेंगे। मुझे कम से कम ये हाथ से विनोद नहीं करना चाहिए। आप 2024 के चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी में जो दमखम आए, जो मजबूती आए, उसको ऐसे ध्वस्त संजय राउत जी को नहीं करना चाहिए। कि स्मृति ईरानी के साथ उमा भारती जी को प्रस्ताव दिया गया था, भाजपा की तरफ से प्रस्ताव था कि उमा भारती रायबरेली से चुनाव लड़ें, लेकिन उमा भारती जी का अपना अहंकार था कि मैं भी मोदी जी की तरह 2 जगह से चुनाव लड़ूंगी, झांसी से भी और रायबरेली से भी। वरना भारतीय जनता पार्टी यही चाहती थी कि दोनों बड़ी महिला नेत्री लड़ेंगी, दोनों को अगल बगल से हम लड़ाएंगे, राहुल गांधी से स्मृति लड़ेगी और उमा भारती सोनिया जी से लड़ेंगी, वो नहीं लड़ी। अब भारतीय जनता पार्टी इस बार किसको उतारेगी उससे तय होगा रायबरेली। मानक जी 1 मिनट। ओके, अतुल लोंढे पाटिल के पास जाना चाह रहा था मैं, लेकिन आनंद दुबे आज बड़े उत्साहित लग रहे हैं। आनंद दुबे बोलिए, क्या कह रहे हैं? हमने सोचा था मानक जी की तीर सही निशाने पर लगा है, यह तीर बीजेपी को लगेगा, लेकिन दुर्भाग्य से तीर वरिष्ठ पत्रकार साहब को लग गया। मैं क्षमा चाहता हूं साहब। मोदी साहब ने कौन सा बचपन बनारस में बिताया है, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो चुनाव होते हैं ना, इसमें तो जीत और हार ही होती है, तीसरा तो कुछ हो नहीं सकता। यदि हमारे नेता ने ये कह दिया कि प्रधानमंत्री जी को भी हराया जा सकता है, तो साहब इसमें इतना चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, जब समय आएगा तो देख लेंगे। और रही बात कि संजय राउत साहब को कैसे वहां बैठे बैठे पता चलता है, तो अब डिजिटल का जमाना है, सब पढ़ते लिखते हैं, एक दूसरे को पता चलता है। और ये मैं नहीं समझता ये तीर जो मेरा है या जो मानक जी आपका तीर कहाँ लग गया। क्षमा चाहता हूँ। अच्छा, हर्षवर्धन त्रिपाठी मुस्कुरा रहे हैं, छोटा सा जवाब हर्षवर्धन जी। मैं कुछ नहीं कहूंगा इस पे। देखिए, ऐसे जब इस तरह से कोई बोलता है तो कोई प्रवक्ता हो तो जवाब दे, वो मैं हूं नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज आपका ये राष्ट्र की बात एंटरटेनमेंट कैटेगरी में ना मार्क हो जाए, ये बस देखिए। देखिए, वो चुनाव लड़ना नहीं लड़ना वो तो पार्टी के वरिष्ठ स्तर पर वो तय होगा, लेकिन कोई भी योद्धा युद्ध में युद्ध जीतने के लिए उतरता है, युद्ध हारने के लिए नहीं। और हमने सुना है गंगा माँ का लाल कावेरी माँ की तरफ जाने वाला है, सही है क्या? तमिलनाडु भागने वाले हैं। अगर कोई राहुल गांधी फाइनल लड़ते हैं तो वो भाग गए, और वडोदरा और वाराणसी से लड़ते हैं तो वो चुनाव लड़े वो। और अभी कावेरी जाने की बात चल रही है, तमिलनाडु जाने की बात चल रही है, तो वहां से वो लड़ने वाले हैं, वहां भागने वाले नहीं है। अरे उनका अभी मैं पूछ सकता था, क्योंकि ऐसा इंसल्ट तो मैं भी कर सकता हूँ, बहुत आसान सी चीज होती है। मैं अगर पूछ लूं कि उनके करुहा गांव जो उन्होंने गोद लिया है उसकी अवस्था क्या है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि बजरंग बली ने जो गदा मारी है कर्नाटक में, तो फिर महाकाल क्यों नहीं मारेंगे? महाकाल में भ्रष्टाचार हुआ, उज्जैन में हाँ वही अवस्था हमने देखी, एक तूफान में कैसे बह गया। और अयोध्या में राम के नाम पे जो लूट चलाई 2 घंटे में 2 करोड़ से 16 करोड़ तक, तो उनका भी तो श्राप हो सकता है। तो एक कहानी मैं महाराष्ट्र की बताता हूँ आपको। ये जो अहंकार जो है ना, यहाँ पर तो अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार गए। पर राहुल गांधी क्या अमेठी लौट सकते हैं क्या? अतुल भाई जरा थोड़ा कुछ तो बताइए, या लौटना चाहिए क्या? देखिए, राहुल गांधी जी वरिष्ठ नेता है, हमारी वरिष्ठ सीडब्ल्यूसी है, वो निर्णय करेगी प्रियंका जी को कहाँ लड़ना है, नहीं लड़ना है। राहुल जी ने कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, वो वरिष्ठ स्तर पर जो है वो तय करेंगे। लेकिन एक बात मुझे बताइए, क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि वाराणसी के व्यूवर्स का क्या इन्होंने हश्र किया है? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री ने स्मार्ट सिटी के जो वायदे किए थे उसका क्या हुआ? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री ने 15-15 लाख लोगों को? अच्छा चलिए, वो आप पूछ लीजिएगा। क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? सुनिए ना अतुल भाई, पूछ लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मानक जी, जो आनंद जी के साथ अभी हुआ, मैं चाहूंगा नहीं ऐसा हो। वो चुटकी लेना चाह रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, और हम सब लोग उनको घेर लें और उनको कहें कि ऐसी चुटकी ना ले, तो ठीक बात नहीं है, क्योंकि चुटकी तो लेंगे ही।
अब आप ये देखिए कि अमेठी उनने याद दिला दी क्योंकि राहुल गांधी वो हार गए थे। उन्होंने माना अपने कहने में कि मोदी जी की एक लहर है, देश में उनको लोग मानते हैं, जानते हैं। 2014 के बाद वो लहर आई है। और साथ के साथ ये भी बोल गए कि संजय गांधी हारे थे, इंदिरा गांधी हारी थी। वो मन में कहीं ना कहीं अमेठी भी याद दिलाना चाह रहे हैं और भी चीजें याद दिलाना चाह रहे हैं। और यही पूरी कहानी भी है, क्योंकि जब से दामाद जी ने प्रपोज किया कि प्रियंका जी चुनाव लड़े, तब से शायद एक मुझे लगता है कि प्रतिस्पर्धा हो गई कि कौन आगे आएगा और कौन ये कहेगा कि प्रियंका गांधी जी प्रधानमंत्री की दावेदार हो सकती हैं, या कौन आके कहेगा कि प्रियंका गांधी जी जो आज तक चुनाव नहीं लड़ी, जो अभी कांग्रेस पार्टी भी चाहती है, नहीं चाहती कि वो चुनाव लड़े, वो सीधे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लड़े। पर मैं कांग्रेस के जो हमारे साथी थे उनका भी जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जनता का सम्मान होना चाहिए, जनता जो मत दे उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। इसीलिए जो जनता आपको वोट नहीं देती, आप उनको राक्षस प्रवृत्ति का बता देते हैं। अमेठी से आपको उठाकर रणदीप सुरजेवाला जी ने आज कहा कि जो कांग्रेस, जो भाजपा को वोट देते हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। मैं एक बार पूरा कर लूं, सब लोगों ने लंबा बोला तो जी ये जो राक्षस प्रवृत्ति के, अमेठी के लोग भी राक्षस प्रवृत्ति के हो गए क्योंकि आपको वहां से उखाड़ के बाहर फेंक दिया। और रायबरेली के लोग भी होने वाले हैं, और वाराणसी के तो थे ही, लाखों लाख वोटों से प्रधानमंत्री को जिताया। तो इस प्रकार का अहंकार कांग्रेस थोड़ा छोड़ेगी। और एक बार समाजवादी पार्टी से जरूर पूछिएगा, मानक जी आपने कहा था, उनसे जरूर पूछिएगा कि ये 3 सीट भी दे पाएंगे क्या, ये जरूर पूछिएगा। आचार्य जी, मानक जी 5 सेकंड। अच्छा लीजिए, 10 सेकंड लीजिए अतुल भाई, बोलिए। हाँ, इन्होंने जो बात कही, उखाड़ फेंका, निकाल दिया, हटा दिया, पाकिस्तान चले जाओ, देशद्रोही, ये भाषा अहंकार की है। हमने कहा हम जनता का सम्मान करते हैं, जनता के ऊपर हम जाएंगे, जनता के पास में हम जाएंगे, जनता के सामने सच्चाई। वो सुरजेवाला जी का बयान याद दिला रहे हैं, वो आज बोल गए ना राक्षस हैं बीजेपी के वोटर। देखिए, इन्होंने तो कई बार कहा है उखाड़ा फेंक दिया। अरे अतुल जी, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आचार्य प्रमोद कृष्णम, 70 साल तक आचार्य जी, आप तो बार बार कहते आए हैं कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। इससे न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि इंडिया गठबंधन के भी वारे न्यारे हो सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर एनडीए के सामने टिकने का चांस आपको दिखाई नहीं देता इंडिया गठबंधन का, फिलहाल एज ऑफ नाउ। अब ये वाराणसी में प्रियंका को उतार के लगता है आपको फायदा होगा? हाँ देखिए मानक जी, संजय राउत जी एक महापुरुष हैं। उन्होंने जो कहा होगा तो बड़ा सोच समझ के कहा होगा। और जिस तरह से शिवसेना उद्धव गुट के हमारे आनंद दुबे जी ने जो आध्यात्मिक और दार्शनिक विश्लेषण किया है, ये भी काबिल तारीफ़ है, उन्हें करना भी चाहिए। आनंद दुबे जी एक विद्वान व्यक्ति हैं। मैं थोड़ा इस विषय पे 2-3 बातें गंभीरता से कहना चाहूँगा कि संजय राउत जी ने अपनी सोच समझ से, अनुभव से जो बात कही है, मैं प्रियंका जी के सम्मान में उनका स्वागत करना चाहता हूँ, उनको बधाई देना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद भी अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रियंका गांधी जी इस देश की बहुत बड़ी लोकप्रिय नेताओं में एक हैं। तभी संजय राउत जी ने ये बात सोची होगी कि उनको प्रधानमंत्री जी के सामने लड़ाया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी के सामने लोकसभा लड़ाने तक उनको सीमित कर देना, ये उनके साथ न्याय नहीं होगा। अगर संजय राउत जी मेरी बात को सुन रहे हैं और इस प्रोग्राम को देखें तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि INDIA के वो प्रमुख सदस्य हैं और वो बहुत धुरी हैं, सेतु का काम करते हैं। तो सभी INDIA के तमाम बड़े नेताओं को वो इस बात पर सहमत करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वाकई अगर टक्कर देना है तो प्रियंका गांधी जी को प्रधानमंत्री का संयुक्त उम्मीदवार घोषित कराने का प्रयास करें। इस बात में मैं बिल्कुल साफ तौर से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार होकर के देश में प्रचार करके और चुनाव लड़ना और नरेंद्र मोदी जी के सामने सिर्फ एक लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अभी तक प्रियंका गांधी जी को जो उत्तर प्रदेश का जिम्मा दिया गया और उसके बाद वो हिमाचल में और उसके बाद कर्नाटक में, अब वो मध्य प्रदेश में उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड हो रही है, राजस्थान में उनकी बहुत मांग हो रही है। निश्चित रूप से वो लोकप्रियता के दृष्टिकोण से, यानी पॉपुलरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सेप्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्रेडिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रियंका गांधी एक बहुत बड़ी नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन्हें नरेंद्र मोदी जी के सामने लड़ा करके और नरेंद्र मोदी जी को हराया जा सकता है। तो मैं एक प्रस्ताव दे रहा हूँ यहाँ से कि उद्धव ठाकरे जी अगर वाराणसी लड़ें, क्योंकि अयोध्या के बाद में धार्मिक स्थान, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे साहब उनके सुपुत्र हैं, उनके वो वारिस हैं। तो हम लोग सब के सब पलक पावड़े बिछा के उनका स्वागत करेंगे। और अगर उद्धव जी काशी लड़ते हैं
तो क्योंकि उद्धव जी की पीठ में छुरा किसने भोंका? बीजेपी ने। और बीजेपी के सबसे बड़े नेता कौन है? उद्धव ठाकरे। नहीं, बीजेपी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी के सामने उद्धव जी को लड़ाया जाए तो क्या होगा? और बदला ले लें अपना। वो नहीं, बदला जैसी शब्द को प्रयोग मैं नहीं करूंगा राजनीति में, क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं ना। बदला तो हम कभी बीजेपी से भी नहीं लेना चाहते, हालांकि ये हमें दुश्मन मानते हैं। आपने तो गेंद वापस उद्धव ठाकरे के पाले में डाल दी, संजय राउत के पाले में डाल दी। मैं ऐसा निवेदन करना चाहता हूं आनंद जी से। आनंद जी बहुत ही अच्छे इंसान है कि संजय राउत जी से एक बार 2 निवेदन करें कि एक तो प्रियंका गांधी जी को INDIA का संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार प्रधानमंत्री के पद का बनाया जाए, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी से मैं निवेदन करूंगा कि प्रियंका गांधी जी को मोदी जी के सामने प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बना करके देश में लाया जाए। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक काशी का सवाल है, तो अगर प्रियंका जी चाहें तो वो काशी लड़ सकती हैं, कांग्रेस पार्टी लड़ाना चाहेगी तो वो काशी भी लड़ सकती हैं। कोई ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री जी के सामने चुनाव नहीं हो सकता है। जब राहुल जी के सामने स्मृति ईरानी लड़ने आई थी तो एक साधारण कार्यकर्ता और एक बहुत बड़ी स्टार सीरियल की थी, उसके बाद किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन अमेठी वो जीत जाएंगी। ऐसे ही जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पिताजी माधवराव सिंधिया जी, स्वर्गीय माधवराव लड़े थे, तो कोई सोच नहीं रहा था कि जीत जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी को हरा दिया था माधवराव सिंधिया जी ने। ऐसे ही राजनारायण जी ने इंदिरा गांधी को हरा दिया था। एक सामान्य से कार्यकर्ता थे, एक्टिविस्ट थे। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि संजय राउत जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जोरदार मुकाबला होगा। उन्होंने जो कहा प्रियंका जी लड़े तो जोरदार मुकाबला होगा, तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर उद्धव ठाकरे जी, काशी महादेव की नगरी है, बम बम बोल रहा है काशी, हर हर महादेव, और फिर होगा जबरदस्त, क्योंकि हिंदुत्व की जो आप मजे ले रहे हैं, मुख्य धारा है। मैं संजय राउत के और उद्धव ठाकरे के आप मजे ले रहे हैं। मानक जी, आप पता नहीं मेरे से क्या शत्रुता आपकी है कि मैं बात कुछ देखिए, मैंने कितनी गंभीरता से बात की, और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मेरी इस गंभीरता को समझेंगे। मैं संजय आप ये कह रहे हैं, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने प्रियंका गांधी को उतारकर उनको बलि का बकरा मत बनाओ। आप ये कहना चाह रहे हैं? अगर वाकई नरेंद्र मोदी को हराना आसान है तो उद्धव ठाकरे आके खुद क्यों नहीं लड़ते? नहीं, क्यों प्रियंका गांधी की बलि चढ़ाना चाह रहे हैं वाराणसी में? नहीं, मैंने ना तो ये बात कही है, ना मैंने वो बात कही है। आपका मेरे बारे में जो विश्लेषण है या आकलन है, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। रॉबर्ट वाड्रा के प्रियंका गांधी के दिए बयान के बाद तमाम तरह की अटकलें शुरू हो गई है। वाड्रा ने हिंट दिए थे कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका आगामी लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। उन्होंने कहा कि उन्हें निश्चित तौर पर लोकसभा में होना चाहिए। इसके बाद तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं आने लगी। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता संजय राउत ने कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं तो निश्चित तौर पे जीत हासिल करेंगी। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा 2024 के लोकसभा चुनाव वाराणसी से लड़ती हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लोकसभा क्षेत्र से निकलना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं आश्वस्त हूं कि प्रियंका गांधी जीतेंगी। संजय राउत ने कहा कि वाराणसी के लोग प्रियंका गांधी को चाहते हैं। बीजेपी के लिए रायबरेली, वाराणसी, अमेठी की लड़ाई कठिन है। लोगों को राहुल गांधी के साथ खड़ा होना चाहिए, यह मेरा विचार है। अगर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ लड़ती हैं तो वह निश्चित तौर पे जीत जाएंगी। कांग्रेस के नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रियंका गांधी में जीतने और पार्टी को जिताने की दोनों की क्षमता है। हरीश रावत ने कहा कि करोड़ों लोग प्रियंका गांधी को संसद में देखना चाहते हैं, लेकिन यह फैसला उन पर और उनकी पार्टी नेतृत्व पर निर्भर करता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पहले ऐसी अटकलें थी कि प्रियंका गांधी वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, लेकिन आखिरकार पार्टी ने अजय राव को मैदान में उतार दिया। उस वक्त पार्टी ने कहा कि अंतिम फैसला खुद प्रियंका ने लिया था। कुछ एजेंसियों से बात करते हुए वाड्रा ने कहा कि उन्हें निश्चित रूप से लोकसभा में होना चाहिए। उनके पास इसके लिए सभी योग्यताएं हैं। वह संसद में बहुत अच्छी होंगी और वह वहां रहने की हकदार है। मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें स्वीकार करेगी और उनके लिए बेहतर योजना बनाएगी।